ओके, तो अभी हमने देखा कि भाई निच कल्टीवेशन क्या है, रदिश सिस्टम भी क्या है, हमने उसके बारे में देखा। निच कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम्स है हमने उसको क्लियर किया। तो रयादी सिस्टम को भी एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ कि भाई ये वो सिस्टम था जिसमें हम पीजेंट से एक एग्रीमेंट साइन करवा लेते हैं, और इस एग्रीमेंट के साइन करने पर वो अपने ही लैंड पर एक पर्टिकुलर परसेंट पर अपना इंडिगो कल्टीवेट करता है, और जो भी उसका उस बेचने पर उसका जो भी आता है वो उसको फिर जो लैंड जो उसने प्लांटर से मनी लेकर रखा होता है, जो लोन ले रखा होता है उसके खर्चे के लिए, इंडिगो के प्लांट कल्टीवेशन के लिए, वो उसी में से उसको चुकाता है। दूसरा था कि भाई एक तरीके का ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है भाई, प्लांटर जो है वो सीड्स और ड्रिल्स दे रहा है केवल, ठीक है। और दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि चलो अगर मान लो कि कोई पीजेंट है, वो अपनी लैंड नहीं देना चाहता या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहता, तो इस विलेज का जो भी हेडमैन है वो उनसे डायरेक्ट एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि भाई सीधी सी बात है कि आप अपने बिहाफ पर अपने पीजेंट से, अपने लोगों से आप ये एग्रीमेंट साइन करवाएं और उनकी लैंड पर ये कल्टीवेशन करवाएं, आपको ये मिल जाएगा, मनी दे दिया जाएगा और आप इसको हैंडल करो। तो विलेज हेडमैन की बात सभी मानते थे, तो कैसे भी हो वो सभी पीजेंट्स को मानना पड़ा, और अपने लैंड पर उन्हें 25% हिस्से पर इंडिगो कल्टीवेट करना पड़ा। सबसे तो दूसरा, कैश वाज प्रोवाइडेड टू द रियात एट लो इंटरेस्ट रेट टू ग्रो इंडिगो। क्यों? आके दूसरा ऐसा भी था कि चलो विलेज हेडमैन को भी हटा दें, इन लोगों ने इस पर अपना लैंड देना सही समझा। क्यों रियात? रियात क्या होता है? पीजेंट, फार्मर, ठीक है। तो कोई भी वर्ड यूज कर लो, रियात का मतलब होता है पीजेंट, फार्मर। तो शुरुआत में क्या होता है, किसी को नहीं पता चलता, वो तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई हमें कैश तो प्लांटर दे ही रहा है, और उसका इंटरेस्ट जो भी है वो बहुत लो लो भी है, तो ठीक है यार, हम तो इंटरेस्ट तो हम चुका ही देंगे और कैश भी हमें मिल रहा है, क्यों ना कल्टीवेशन कर लें। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोन जो था वो एक तरीके से मिलने के बाद जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर यानी कि विलेजर, सॉरी पीजेंट है, जो फार्मर है, उसके लिए एक मजबूरी बन जाती थी कि भाई अब तो लोन ले रही है बेटा, तुम्हें तो इंडिगो कल्टीवेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ही बिकेम अ रिस्पॉन्सिबल वन टू ग्रो द इंडिगो, चाहे उसका मन करे चाहे ना करे। तो और उसको कितने हिस्से पे करना पड़ेगा? 25% पार्ट पे तो उसको करना ही करना होगा। और इसमें सबसे बड़ा बोझ किसके ऊपर है? सीधे डायरेक्ट पीजेंट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि प्लांटर तो केवल सीड्स दे रहा है और ड्रिल करवा रहा है, लेकिन कल्टीवेटर जो है यानी कि रियात, उसके हिस्से में फार्मिंग भी आ रही है, हार्वेस्टिंग भी आ रही है। लेकिन यही केवल अकेली प्रॉब्लम्स नहीं थी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। तो प्रॉब्लम्स इन रियाती कल्टीवेशन cycle of lawns proved to be detrimental for peasants। तो ये होता था कि एक साइकिल जो होता था लॉन का वो भी नहीं खत्म हो रहा था। एक बार लॉन दे दिया तो वो इंडिगो कल्टीवेट कर लेता था, और कल्टीवेट करने के बाद जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती थी तो उसको क्या प्रॉब्लम आती थी भाई, क्योंकि अगर आप इंडिगो कल्टीवेट कर रहे हैं तो इंडिगो की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही धरती पर डीपली जाती हैं, तो एक बार की खेती से ही उसकी फर्टिलिटी सॉइल की बहुत लॉस होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे इंडिगो मतलब कल्टीवेट किया जा रहा है उस पर कोई फूड क्रॉप्स नहीं लग सकती, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो खाली पड़ी रहेगी ज़मीन। तो वो क्या करता है, खाली पड़े रहने से अच्छा है कि इसमें इंडिगो ही लगा लो। तो इंडिगो करने के लिए वो फिर दोबारा लोन उसका लेना पड़ता है, और वो दोबारा लोन लेगा तो पक्की बात है वो फिर इसी साइकिल में, इसी लोन साइकिल में फंस जाता था। तो ये चलता ही रहता था, एक मेंटल जो कहते हैं ना फिट हो जाता है कि नहीं यार खाली पड़ी रहेगी ज़मीन, चलो करो लोन, फिर ले लो, चलो इंडिगो ही से 25% ही करवा लो। दूसरा, peasant who were initially tempted by the loan soon realized
हाउ हार्श द सिस्टम वॉज। पर एक तरीके की मजबूरी भी थी ना उनकी इंडिगो प्लांट करने की। तो पीजेंट जो था शुरुआत में तो टेम्पटेड हो गया, लालच में आ गया, लेकिन जब उसे लॉन के साइकिल में फंसा तो उसे जल्दी ही रियलाइज हुआ कि कितना हार्श सिस्टम है ये। द प्राइस they got for the indigo they produced was very low। जितना प्राइस इंडिगो के लिए उनको मिल रहा था वो बहुत ही कम था। तीसरा, द साइकिल ऑफ लॉन नेवर एंडेड। पक्की बात है, इंडिगो जहाँ हो रहा है वहाँ पे कोई और फूड क्रॉप्स खुद नहीं पाती थी, तो वो एक लॉन लेता रहता था, फंसा रहता था, एक मेंटल उसको प्रॉब्लम रहती थी, तो एक लॉन लॉन कभी उसका ख़त्म ही नहीं होता था। तो फाइट फॉर द लॉन, द planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soils in which peasants preferred to cultivate rice। अब क्या होता था, प्लांटर्स भी जानता था कि भाई इंडिगो की प्लांटेशन के, इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए फर्टाइल लैंड की बहुत ज़रूरत है, तो वो फोर्स करता रहता था पीजेंट्स को, नहीं तुम अपनी फर्टाइल वाली सॉइल पर इंडिगो फिर से कल्टीवेट करो, उसी फील्ड पे मत करो जिस पे आप करते आ रहे हो। तो वो एक अलग ही प्रेशर उसके ऊपर बनाते था। दूसरा, जहाँ पे वो राइस की कल्टीवेशन करते थे, भाई राइस की कल्टीवेशन पे भी अगर आप फोर्स करोगे कि नहीं वहाँ पे इंडिगो करोगे कि फर्टाइलिटी उसकी जगह की बहुत ज़्यादा है, इस पे तो ख़त्म हो रही है, तो ये एक तरह का के एक बोझ सा बन गया था पीजेंट्स के ऊपर कि यार ये तो अब हमारे राइस फील्ड पर भी आ रहे हैं। इंडिगो क्योंकि खाएंगे तो हम राइस ना, हम पीजेंट तो खाएंगे, सॉरी हम इंडिगो तो नहीं खाएंगे ना। तो इंडिगो मोर ओवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जिस्टेड द सॉइल रैपिडली। तो इंडिगो जहाँ पे भी लगाते थे वो उसकी फर्टालिटी को ख़त्म कर देता था, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो पक्की बात है उनको अच्छी जो राइस फील्ड होती थी जो कि काफ़ी फर्टाइल होती थी उस पर भी इंडिगो उगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ कहीं ना क्या क्या हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लगा। तो एक तरीके से क्या हुआ कि पक्की बात है जब फंस जाएंगे जब इस तरीके से, तो एक पीजेंट भी कोई ना कोई तो आंसर कभी ना कभी देगा ना, वो भी तो भड़क जाएगा। तो फिर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। फिर जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है फिर इसके बाद पीजेंट्स भी कहीं ना कहीं आंसर देते हैं, कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं, और फिर होती है स्टार्टिंग ब्लू रिवॉल्यूशन की। इसको हम क्लास में क्लियर करेंगे। और अभी हम एक बार फिर से ध्यान रखेंगे कि भाई क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स कैसे अपना जो आर्मी था उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए वो कैसे रेवेन्यू सिस्टम लाते हैं, परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम, और महलवारी सिस्टम, और एक और सिस्टम था जो हमने पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट। जब उनको बंगाल की दीवानी मिल जाती है उसके बाद वो परमानेंट सेटलमेंट लाते हैं, रेवती वारी सिस्टम लाते हैं, फिर महल वारी सिस्टम मिल लाते हैं। और इस सिस्टम के अंडर वो सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए और अच्छा रेवेन्यू लेने के लिए कैसे उसमें चेंजेस करते हैं, क्या उसकी ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हमने पढ़े। और उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई रेवेन्यू से जो सेटलमेंट सिस्टम था उसको हमने एनालाइज करके देखा, उसके ड्रॉबैक्स हमने समझे, और कैसे फूड क्रॉप से कैसे कैश क्रॉप्स पे आ जाते हैं, वो इसे केवल प्रॉफिट कमाने के लिए फूड क्रॉप्स को भी रिप्लेस कर देते हैं, कैश क्रॉप करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तब हम इंडिगो की कल्टीवेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। इंडिगो की अच्छी खासी जब डिमांड यूरोप में, लंदन में, हर जगह बढ़ जाती है, उस इंडिगो की कल्टीवेशन अदर कंट्रीज़ में भी होने लगती है, लेकिन देखा जाता है कि नहीं वो इतना क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता है। तो इंडिया का जो इंडिगो होता है वो बहुत ही क्वालिटी मेंटेन रखता था, बहुत ही अच्छा इंडिगो जो डाई होती थी वो बहुत ही क्वालिटी में बिल्कुल रिच होती थी। तो इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए जो बाहर के लोग थे वो अपनी जॉब छोड़कर कैसे वो इन्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं इंडिया में,
और कैसे वो इंडिगो प्लांटर्स बनते हैं, और फिर इंडिगो के प्लांटर्स के लिए वो कैसे दो सिस्टम लाते हैं, सिस्टम और रेवती सिस्टम हमारे सामने आते हैं। तो ये दोनों सिस्टम के बाद कैसे जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वो भड़क जाते हैं और ब्लू रिवॉल्यूशन होता है। तो ये वाली चीज़ हमने क्लियर करी है और आई होप आपको समझ में आई होगी। कल क्लास में देखते हैं। और दूसरा, अब हम क्लास में पढ़ेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसका टॉपिक है द ब्लू रेबेलियन।